सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और हाँ, आज ये वीडियो आपको लेट मिल रहा होगा और मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि इस समय वाइफ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो मुझे ज़्यादातर समय वहीं देना पड़ता है, तो टाइम मुझे कम मिल रहा है और हो सकता है कि एक आध दिन मुझे शायद छुट्टी भी लेनी पड़ जाए। जैसा भी होगा वो तो मैं आगे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता। तो आंसर होगा पंजाब ने। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी मैं आपको दूंगा जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट होगी बिल्कुल। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 की। पहला प्रश्न तो आपको ये याद रखना है इस ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है। इस बार इसका ये कौन सा संस्करण था, 16वां संस्करण था। किसने जीता, पंजाब ने जीता, पंजाब टीम ने जीता। या किसे हराया यानी कि उप विजेता कौन रहा, तो बड़ौदा टीम इसमें उप विजेता रही है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखें आप कि पंजाब ने पहली बार ये ट्रॉफी दी है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि पंजाब के लिए ये दूसरा घरेलू टाइटल है, क्योंकि इससे पहले वो 1992-93 में रणजी ट्रॉफी का विजेता भी रहा है। एक प्रश्न ये भी बनेगा कि फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया, तो पंजाब के मोहाली के PCA स्टेडियम में। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे अभिषेक शर्मा जो कि पंजाब से हैं। तो यहां से ये प्रश्न बन सकते हैं आपके, सिंपल प्रश्न पूछ लेगा कौन जीता कौन हारा, इसका संबंध किससे है। थोड़ा सा टिपिकल में आएगा तो नीचे की साइड से पूछ लेगा कि स्टेडियम कौन सा था जहां खेला गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा, इस तरह से। तो सारे पॉइंट्स जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको करा दिए। पहले हम बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। तो ये भारत में T20 क्रिकेट का एक घरेलू टूर्नामेंट है। इसका जो पहला टूर्नामेंट है वो सन 2006-07 में खेला गया था। लास्ट वाला 2022 में जो विजेता रहा था वो मुंबई रहा था, और 2023 में आपने देखा पंजाब विजेता रहा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, 2023 में जो भी कप्स एंड ट्रॉफीज हमने पढ़ी हैं वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देवधर ट्रॉफी की हम बात करते हैं। देवधर ट्रॉफी 2022-23 का जो संस्करण था उसको साउथ जोन ने जीता था ईस्ट जोन को हरा करके। दलीप ट्रॉफी, इसको साउथ जोन ने जीता वेस्ट जोन को हरा करके। और रणजी ट्रॉफी 2022-23 का संस्करण ये सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा के। ये ईरानी ट्रॉफी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो इसका 59 नंबर का संस्करण था 2022-23 वाला, ये इसी साल हुआ था। इसको शेष भारत ने जीता था MP को हरा करके। और इसका जो 60वां संस्करण है 2023-24 वाला वो भी अभी हो गया, और उसको भी शेष भारत ने जीता, लेकिन हराया किसे, सौराष्ट्र को हराया, ये जरूर ध्यान रखना। और यहाँ तक जितनी भी ट्रॉफीज मैंने आपको कराई है इनका सबका संबंध है क्रिकेट से। बाकी अभी जो 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी हुई है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। इसको कर्नाटक ने जीता है मेघालय को हरा करके। वहीं 132वां जो डूरंड कप का संबंध भी फुटबॉल से है, इसको मोहन बागान ने जीता ईस्ट बंगाल को हरा करके। और राइडर कप की बात करें, राइडर कप का संबंध किससे है, गोल्फ से है। ये भी जरूर याद रखो किसका संबंध किससे है। इसको यूरोपियन टीम ने जीता, USA टीम को हराया। और थॉमस कप और उबेर कप तो आप जानते ही होंगे, यहाँ पे 2022 वाले संस्करण की हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले बात करें इसका संबंध किससे है। तो थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, मतलब संबंध बैडमिंटन से है। तो थॉमस कप को जीता था भारत ने, पहली बार भारत ने जीता था, इसीलिए हम इसको याद कर रहे हैं। और किसको हराया था भारत ने, इंडोनेशिया को हराया था। जबकि उबेर कप को साउथ कोरिया ने जीता था, चाइना को हराया था। एक सुदीरमन कप जरूर याद रखना, अभी 2023 में ये चाइना में हुआ था, चाइना ने जीता साउथ कोरिया को हरा करके। और इसका संबंध किससे है सुदीरमन कप का, बैडमिंटन से ही है। और 2025 में जो सुदीरमन कप होगा वो कहाँ पे होगा, स्पेन में होगा। और फीबा वर्ल्ड कप 2023, फीबा मतलब इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इसका संबंध बास्केटबॉल से है। इसको जर्मनी ने जीता सर्बिया को हरा करके। ये फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया 3 देशों में आयोजन हुआ था इसका। और एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो आप जरूर याद रखें, एक होता है नेहरू कप और एक होता है नेहरू ट्रॉफी। तो जो नेहरू कप होता है इसका संबंध तो फुटबॉल से है, और जो नेहरू ट्रॉफी होती है ये हॉकी में भी होती है, और जो एक बोट रेस है जो केरल में आयोजित होती है उसको भी नेहरू ट्रॉफी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना आप। काफी सारी जानकारियां मैंने आपको यहाँ पे दी है, इनको ध्यान में रखें आप। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 8 नवंबर को। तो हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। तो रेडियोग्राफी की मदद से डॉक्टर एक्सरे तकनीक से शरीर की बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं। और इस बार की थीम है रोगी सुरक्षा का जश्न है। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था।
और एक रेडियो से आपको याद आएगा, एक वर्ल्ड रेडियो डे भी होता है, वो हम 13 फरवरी को मनाते हैं। 13 फरवरी को एक नेशनल वुमेन्स डे भी हम मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। और अभी नवंबर में कौन कौन से डे मनाए हमने? 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे, 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को ही शिशु संरक्षण दिवस मनाया। 8 नवंबर को ये हमने विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया। तो नवंबर में ये डेज है, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हितेश कुमार एस मकवाना को। तो अभी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। महासर्वेक्षक मतलब सर्वेयर जनरल। बाकी आप जानते हो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने थे रघु श्रीनिवासन। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने थे KN शांत कुमार। और मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने थे कौन? रजनीश कुमार। कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। तो ये तो हमने देख लिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने KN शांता कुमार। मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन ये भी हमने देख लिया, रजनीश कुमार बने। नेस्कॉम के उपाध्यक्ष कौन बने? सिंधु गंगाधरन। और नेस्कॉम के अध्यक्ष बने थे अभी राजेश नाम्बियार नाम है। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक बनी है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के अध्यक्ष बने R माधवन। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। पाकिस्तान में भारत की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी है गीतिका श्रीवास्तव। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने प्रकाश श्रीवास्तव। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के CMD बने हैं परमिंदर चोपड़ा। और कैबिनेट सचिव राजीव गोबा है। और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण के निदेशक प्रोफेसर गणेश कन्नबिरान बने हैं। तो ये 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से नियुक्तियां हैं, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी ICC मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो अभी ICC ने वनडे क्रिकेट रैंकिंग जारी की है और इस लिस्ट में शुभमन गिल ये दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बाबर आजम को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। देखो, ICC वनडे बैटिंग रैंकिंग में पहले स्थान पे शुभमन गिल है, दूसरे पे बाबर आजम है और तीसरे पे साउथ अफ्रीका के क्लिंटन डी कॉक हैं। जबकि ICC वनडे बॉलिंग रैंकिंग में बात करेंगे तो पहले स्थान पे मोहम्मद सियाज है और दूसरे स्थान पे साउथ अफ्रीका के केशव महाराज हैं। और वहीं अगर ICC वनडे ऑलराउंडर्स की लिस्ट में बात करेंगे तो पहले स्थान पर बांग्लादेश के शाकिब अल हसन है। देखो, अगर ICC की बात करते हैं तो स्थापना होती है 1909 में और इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है और CEO हैं कौन? जॉफ एलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। और ICC मेंस वर्ल्ड कप चल ही रहा है, 13वां एडिशन है, भारत इसको होस्ट कर रहा है। और क्रिकेट से याद रखना भी जो एशियन गेम्स हुए थे ना, कहाँ पे? चाइना के हांगजाओ में 19वां संस्करण था। इसमें पुरुष और महिला दोनों टीम ने हमारी गोल्ड जीता है। और ये जरूर याद रखना किसको हरा के, तो पुरुष टीम ने, मेंस टीम ने तो हराया है अफगानिस्तान को और वुमेन्स टीम ने श्रीलंका को हराया। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अपोलिनारिस डिसूजा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कलाकार पुरस्कार 2023 की। इस बार इसका 19वां संस्करण है जो कि दिया गया कोंकणी गायक अपोलिनारिस डिसूजा को। कलाकार पुरस्कार ये कर्नाटक क्षेत्र के व्यक्ति को संगीत, नृत्य, थिएटर, लोकगीत और सिनेमा सहित कोंकणी संस्कृति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो इस बार मिला है अपोलिनारिस डिसूजा को। आप जानते हो अभी दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला था दीनानाथ राजपूत को। स्पिनोजा पुरस्कार 2023 या इसे आप डच नोबेल पुरस्कार भी कहें, ये मिला डॉक्टर जोइता गुप्ता को। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्टर सामिया सुलूहू हसन, आप जानते हो तंजानिया की प्रेसिडेंट है। अभी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट उपाधि से इनको सम्मानित किया था। इसके अलावा भी 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से मैं आपको रिवाइज कराऊं, जैसे कि अभी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार ये किसने जीता? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार, जिसे दूरसंचार का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, हरि बाल कृष्णन को मिला। 2023 का प्रित्जकर पुरस्कार सर डेविड चिपरफील्ड को मिला। 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए मिला डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, उनके उपन्यास पागलखाना के लिए। 2022 के लिए सरस्वती सम्मान ये मिला शिव शंकरी को, उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। 2023 का एबेल पुरस्कार ये लुइस कैफरेली को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को मिला, बुल्गारिया के लेखक हैं ये, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए।
लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये मिला है नरेंद्र मोदी को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 रवि कन्नन को मिला। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 मिला आलिया मीर को, ये जम्मू कश्मीर की हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे नाम, इनको ध्यान में रखना है आपको बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नीदरलैंड में। नीदरलैंड की कैपिटल क्या होती है? एम्स्टर्डम। तो अभी दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन ये हेग नीदरलैंड में किया गया। अच्छा, आप लोग बताएंगे यहाँ पे हेग नीदरलैंड में किसका मुख्यालय है? तो इसमें हमारे केंद्रीय रसायन व जो उर्वरक राज्य मंत्री हैं भगवंत खुबा, उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया। इसका आयोजन किसने किया, कहाँ पे किया, ये तो हमने देख लिया, हेग नीदरलैंड में। लेकिन किसने किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका उद्देश्य है दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों यानी कि हेल्थ टेक्नोलॉजीज तक पहुंच बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये इस बार इसका दूसरा संस्करण है। अब आप जानना चाहोगे पहला संस्करण कब हुआ था? तो जो पहला वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन है वो 2021 में हुआ था। वो वर्चुअली आयोजित हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना था ना, तो ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअली हुआ था। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था जयपुर में। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया था भारत में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ फिजी में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का आयोजन ये बैंकॉक में हुआ। अभी दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 81वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। कौन? भारत। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन ये हुआ भारत में भी कहाँ? बेंगलुरु में हुआ। ये पहली बार हुआ भारत में। और इसके ब्रांड एम्बेसडर एक टेनिस प्लेयर बनाए गए थे। आप बताओ उनका नाम क्या है? बाकी संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन का आयोजन हुआ न्यूयॉर्क में। दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ जिनेवा में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ, 7वां संस्करण था। और खाद्य सुरक्षा नियामकों का वैश्विक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन भारत में हुआ। तो ये आप ध्यान में रखना, सारे इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये, समिट से इनको ध्यान में होना चाहिए आपके बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा बिहार। तो ये एग्जाम के लिए वन लाइनर फैक्ट आपको याद रखना है। वैसे भी अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने राज्य आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। और आपको याद हो तो अभी 2 अक्टूबर को बिहार में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी और ऐसा करने वाला भी ये पहला राज्य बना था। अब देखो, बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार, कैपिटल इसकी पटना हो गई, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया, तो आंसर होगा बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी आपको मिलेगा पटना में। और आप जानते ही हो नेशनल डॉल्फिन डे हम कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है गंगा डॉल्फिन। वैसे भी उत्तर प्रदेश ने भी गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया। अभी बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना शुरू हुई थी। और दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर ये बन रहा है बिहार में, 2025 तक बन जाएगा। उसके अलावा सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना? पटना नगर निगम। सीबीडीसी जो ई रुपया है उसी की बात यहाँ पे हो रही है, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग भी मिला था। अभी थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? बिहार में ही मनाया गया था। और देखो यहाँ पे आपको एकमात्र नेशनल पार्क मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बाकी राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मिल जाएगा आपको, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ मिल जाएगा। बिहार दिवस कब मनाते हैं? जब हम वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, यानी कि 22 मार्च को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में 7वां गंगा उत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी गंगा उत्सव का 7वां संस्करण का आयोजन ये नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? नदियों के महत्व के बारे में लोगों को बताना और नदियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना। गंगा नदी आप जानते ही उसके बारे में, ये उत्तराखंड में गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और इसके बाद
गंगा के रूप में इसे जाना जाता है। गंगा ये उत्तरी मैदानों में हरिद्वार में प्रवेश करती है तो उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है और फिर वहां से होकर के बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और भारत में गंगा नदी को 2009 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये भी आपको ज्ञात होगा। तो ये प्रश्न ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं नाम से एक अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा आवास व शहरी कार्य मंत्रालय। तो आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं नाम से एक अभियान शुरू किया है। और इसी के साथ 7 नवंबर से 9 नवंबर 2023 तक जल दिवाली अभियान भी शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है? वाटर ट्रीटमेंट के बारे में महिलाओं को जानकारी प्रदान करना और वाटर मैनेजमेंट जल प्रबंधन के लिए महिलाओं को जागरूक करना। अच्छा, आप लोग एक प्रश्न का मेरे उत्तर दो। अभी किस राज्य ने जल बजट पेश किया था और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बना था भारत का? कौन सा है वो राज्य? बाकी आवास व शहरी कार्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं, ये भी ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक जॉइंट डायरेक्टर के रूप में अभी नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण मधुकर को। तो आईपीएस अधिकारी हैं प्रवीण मधुकर, जिनको अभी सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसकी स्थापना होती 1963 में नई दिल्ली में मुख्यालय है। और इसके डायरेक्टर भी इसी साल नए बने थे। उनका नाम है प्रवीण सूद। वैसे आप जानते हो भी बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया था अमूल मजूमदार को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने टीबी सलाहकार समूह में शामिल किया था सारंग देव को। और भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल बने हैं कौन? राकेश पाल 25वें नंबर के। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मुझे पता है मैं अभी बिल्कुल इसको समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जितना मुझसे हो पा रहा है मैं इसे कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहा हूँ और बस छुट्टी नहीं लेना चाह रहा। बाकी इनकी क्विज बस बना करके अपलोड कर दी जाती है आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे PDF भी आपको मिल जाएगी, लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य बना? तो आंसर होगा चिली। फिर पूछा, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया 7 नवंबर को। फिर पूछा, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली महिला कौन बनी? तो आंसर होगा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। फिर पूछा, ब्राजीलियन ग्रैंड प्री 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपेन रेड बुल के ड्राइवर है। फिर पूछा, फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो आंसर होगा आर वैशाली। फिर पूछा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2023 की शुरुआत किस फिल्म से होगी? कैचिंग डस्ट, ये ब्रिटिश फिल्म है। फिर पूछा, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो बड़े राज्यों में केरल टॉप पे रहा। फिर पूछा, किसने 7वें पेरिस मास्टर्स खिताब को जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने, ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर है। फिर पूछा, इजिप्ट से भी पुराने पिरामिड की खोज कहाँ पे की गई? तो इंडोनेशिया में। और आखिरी प्रश्न था कि पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक ये कहाँ पे हुई? तो आंसर होगा गांधीनगर में। और यहाँ पे हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ये भारत में अपना परिसर खोलेगा। कहाँ पे खोलेगा? जहाँ पे ये बैठक हुई है, गांधीनगर में ही। अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, उड़ीसा के 33वें चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? तो आंसर होगा सुभाषिष तालापात्रा ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।